जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द न्यूक्लिक। जो हमारा लेक्चर है ये 2-3 लेक्चर बन सकता है। आज का लेक्चर जो फॉर्मली केवल ढांचा, 2 न्यूक्लिक एसिड हमें पढ़ना है, एक है डीएनए और एक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ डिस्कवर्ड यानी देखा था, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। इस न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। सबसे फर्स्ट वन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, सोचो हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, उनमें से एक सेल ये जो दिख रहा है आपको। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कहें या कहें कि हमारे डिपार्टमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और ये टॉपिक है जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री। अब इस जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री की टॉपिक क्यों मैं सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो पीजीआई, एम्स, तो 5 ये सभी एग्जाम्स में बन रहे हैं, वे सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए ये जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ना बेहद ही जरूरी है। जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि वैसे बायोमोलिक्यूल्स को हम स्टडी करें जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेशन रखते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है सर। अब एक्चुअल में जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में हमें पढ़ना है सर, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यही हमारा टॉपिक है जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री। न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में 2 प्रकार के पाए जाते हैं सर। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक होता है आरएनए। सबसे ज़्यादा चर्चा आप डीएनए की होते हुए देखेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये 2-3 लेक्चर बन सकता है। आज का लेक्चर जो फॉर्मली केवल ढांचा, स्ट्रक्चर समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। आगे के क्लासेस और भी इससे डेप्रिसिएटेड होते जाएंगे। 2 न्यूक्लिक एसिड हमें पढ़ना है, एक है डीएनए और एक है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कुछ। क्या हमें पढ़ना है सर? न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। ये न्यूक्लिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर इससे क्वेश्चंस ना मल्टीपल टाइप्स के हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बन रहे हैं। तो इस न्यूक्लिक एसिड को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। सबसे फर्स्ट वन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इन पे और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर और चीज़ों पर आऊँ इसके पहले आपको ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर डीएनए और आरएनए को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्कवर्ड भी मत बोलो, डीएनए और आरएनए को, हाँ डिस्कवर भी बोल सकते हो। डीएनए और आरएनए को सबसे पहले देखा किसने? उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। उनका नाम है फ्रेडरिक मिशर, जो 1869 में, 1869 में। आप फ्रेडरिक मिशर का नाम सबसे गोल्डन वर्ड में याद रखना, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले डिस्कवर किया, डीएनए और आरएनए को देखा भी था। आरएनए को तो मुझे लगता है कि इन्होंने 1868 में ही ऑब्जर्व किया था, लेकिन डीएनए को 1869 में। लेकिन कम्युलेटिवली उसको 1869 ही ईयर को हम याद रखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ डिस्कवर्ड यानी देखा था, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। लेकिन डीएनए क्या है और इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर का डिटेल्स जो था, किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, उसको 1869 में नहीं, उसको 1953 में खोज किया गया। कब? 1953 में। और वे साइंटिस्ट का नाम है वाटसन एंड क्रिक। उनका नाम क्या है सर? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे क्लासेस में हमें जानने के लिए मिलेगा कि ये सारे कुछ हैं क्या, उसके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ये कब हुआ था? 1953 में। इतनी सी बात समझ में आ गई सर आपको। अब थोड़ा सा ना हम आते हैं अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी पर। मैंने स्टार्ट किया आपको जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री से। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलियंस से क्यों कहो, ट्रिलियंस सेल्स कहो, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। कई सारे सेल्स बने तब हमारी बॉडी बना। ह्यूमन सेल्स का स्ट्रक्चर जो कि यूकैरियोटिक सेल है। किस प्रकार का सेल है सर? यूकैरियोटिक टाइप का सेल है। इस सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा। सेल्स के चारों ओर सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? न्यूक्लियस पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं सर? सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये जो बीच का स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ना लॉट ऑफ टाइप्स के जो हैं ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनकी हम डिटेल पढ़ चुके हैं, उस बात पर नहीं चर्चा करने जा रहा हूँ। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, सोचो हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, उनमें से एक सेल को निकालो, ऐसा दिखेगा, ठीक है। उस सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है सर।
उस सेल में क्या पाया जाता है सर, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस में जो है 23 पेयर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर ऐसे एक्स टाइप का दिख रहा है तो क्या बोला जाता है सर, तो क्रोमोजोम्स बोला जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को एकदम बेस से समझो। ट्रिलियंस ऑफ सेल है, उनमें से एक सेल निकालो, एक सेल निकालेंगे तो उसमें न्यूक्लियस होगा, ऐसे ही हर एक सेल्स में न्यूक्लियस होंगे। और न्यूक्लियस में क्या होंगे सर, एक न्यूक्लियस में 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाया जाता है। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो 23 दूना 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है सर, क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अब ये जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ये जो है एक पेयर क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है। एक इधर से इधर आ गया, इधर से इधर, ये दोनों जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में पाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे 23 होंगे, 23 होंगे इस न्यूक्लियस में, और ऐसे ही हर एक सेल्स के न्यूक्लियस में 23 होंगे। ये क्रोमोसोम्स का नंबर जो है अकॉर्डिंग टू द लिविंग डिफर कर सकता है। जैसे मटर के दाने का अगर ले लो तो उसमें 14 पेयर होते हैं, ह्यूमन का ले लो तो उसमें 23 पेयर होता है, आलू का ले लो तो उसमें 28 पेयर होते हैं। तो हर एक बायोलॉजी का में जाओगे तब आपको पढ़ने के लिए 11-12 में हमने पढ़ा है, लगभग जो है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर कर सकता है। लेकिन हम ह्यूमन के पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के जान रहे हैं, तो हम ह्यूमन के ही समझेंगे। ह्यूमंस में इस न्यूक्लियस में कितने पेयर क्रोमोसोम्स है सर, 23। ठीक, एक सेल्स की अभी बात हो रही है, ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब उस 23 पेयर है, उनमें से हमने एक क्रोमोसोम्स को यहाँ निकाल लिया। इस एक क्रोमोसोम्स को निकाला तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये एक्स टाइप का बना हुआ क्रोमोसोम्स है किसी से बना हुआ। तो हमने ना इसको हाथ से पकड़ा और ऐसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। जब स्ट्रेच किया, ऐसे खींच दिया सर, तो देखो इस प्रकार की जो है वो स्ट्रक्चर दिखने लगी। यही जो स्ट्रक्चर है वो है डीएनए। यानी कि ये क्रोमोसोम्स जो है डीएनए का ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सटा 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 सीक्वेंस बन गया, ऐसे स्प्रिंग जैसा डीएनए का जो है सीक्वेंसिंग है, डीएनए का सीक्वेंसिंग है क्रोमोसोम्स। साला दिमाग खटक गया, अभी तक तो नहीं पता था ना। हमने इसको पकड़ करके खींच दिया, जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर ज्यादा दिखा तब उसमें हमको दिखा कि ये डीएनए। लेकिन हमारा दिमाग शैतानी है, अभी भी हमको नहीं मन मान रहा था। अब इस डीएनए को ना और पकड़ के खींच दिए जोर से। जब और डीएनए को स्प्रिंग को और खींचे तो इस डीएनए के अंदर जो है देखो इस प्रकार का भी हमें स्ट्रक्चर दिखने लगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है इस प्रकार के पिलर हमें दिखने लगे। जब हम इस डीएनए को और भी स्ट्रेच कर दिए, यानी और भी जूम करके देखे, तो ये जो जूमिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं जीन। लो, यानी कि जीन, डीएनए और क्रोमोसोम्स सब एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है, ग्रुपिंग का है। डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस सीक्वेंसिंग का है। अगर बहुत ही हाईली पैक्ड अरेंजमेंट है डीएनए का तो क्रोमोसोम्स बन जाए। क्रोमोसोम्स क्या है सर, इट इज अ हाईली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए बहुत हाईली पैक्ड हो गया तो क्रोमोसोम्स बन गए। क्यों किया गया, ताकि इसमें 23 46 जो था 23 पेयर एक छोटा सा न्यूक्लियस में हटाना है, इसलिए ऐसा किया गया।